आई हैव सीन माय 30 years of my career, multiple scams I have seen. ये किसके लिए कोई प्रिपेयर नहीं था एक्चुअली, ये ऐसा वॉर हो सकता है करके कोई भी प्रिपेयर नहीं था. मार्केट वाज नॉट प्रिपेयर. जो निवेश का आप कंटिन्यू रख के करना पड़ेगा, तभी आपको पैसा बनता है मार्केट पे. लाइक ओबामा सेज, दिस फेज आल्सो विल पास. नया हाई कब बनेगा बाला सर? मेरे हिसाब से 26-27 में शायद बन सकता है. लाइक ऑयल प्राइस इंडिया में तभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कस्टमर किसी भी पास ऑन नहीं किया था. वो इंडिया हैज गॉट अ लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स है. अपने देश में भी नेचुरल रिसोर्स है, बट उतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया. वो भी हम लोग चालू कर रहे हैं. किसी ने मुझे कहा सिप रोक देते हैं. यार आप मिसिंग में कभी फंसेंगे नहीं. बुल मार्केट में रहना जरूरी है, बेयर मार्केट रहना जरूरी है. नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसा ना वैसा सिर्फ पैसा पॉडकास्ट में. मैं हूँ प्रियंका संभव. ये वो बातचीत है जिसमें हम बात करते हैं आपके पैसे की, आपके इन्वेस्टमेंट की और आपके उन फैसलों की जिसका असर आपके फाइनेंशियल फ्यूचर पर होता है. और अभी तो फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर नर्वसनेस बहुत है. पास्ट अच्छा रहा, लेकिन प्रेजेंट में एक जियोपॉलिटिकल टेंशन का बॉम्ब जो हमारे ऊपर गिरा है, इसको लेकर सभी अपने पोर्टफोलियोज को लेकर काफी चिंता में है. तो आज आपकी चिंता को दूर करने के लिए मैं ऐसे दिग्गज से मिलने आई हूँ मुंबई शहर में, जिन्हें 30 इयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस है. उन्होंने बाजार के बहुत सारे साइकिल्स देखे हैं, ऊपर जाते हुए देखा है, बाजार को नीचे आते हुए देखा है, डीप करेक्शंस देखे हैं. ये बाजार के हर साइकिल को इन्होंने समझा है, जिया है. और इनका फंडा एक है कि आपको समय देना होगा. आप बाजार को टाइम नहीं कीजिए, आप बाजार को समय दीजिए. चलिए आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं. ए बालासुब्रमण्यम सर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ एबीएसएल म्यूचुअल फंड. सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला मनी 9 के व्यूअर्स के लिए. वेलकम टू मनी 9. थैंक यू प्रियंका जी. एज ऑलवेज आपके साथ इंटरेक्ट करना, उसमें अलग मजा आते हैं उसमें. यस, और हम Thank फेस you. टू फेस बहुत समय के बाद मिल रहे हैं बाला सर. और मुझे लगा ये टाइमिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत टेंशन चल रही है सर. हालांकि हम डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व नहीं है, पर जो इनडायरेक्ट हमें जिस तरह की चोट पहुंच रही है हमारे मार्केट्स को, हमारी इकोनॉमी को, ग्रोथ को, इंपोर्ट बिल बढ़ने की बात हो रही है, बहुत सारी चिंताएं घेरे हुए हैं. ऐसे में इस तरह की जब चिंता वाले फेजेस आते हैं, तो आप इन्वेस्टर के बिहेवियर को बदलते हुए देखते हैं, क्योंकि आपने तो ऐसी बहुत सारी चिंताएं देखी होंगी. सो अब ये जो चिंता अभी जो आया है, पहले भी चिंता तो था एक्चुअली. ये पॉलिटिकल रिस्क हमेशा एक रिस्क हम लोग हैंडल करते थे. इन्वेस्ट करने के टाइम हम लोग हमेशा करते हैं, अर्निंग्स का रिस्क हो सकता है, स्लो डाउन का रिस्क हो सकता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है. और उसमें साथ साथ में हम लोग जियो पॉलिटिकल रिस्क में हमेशा लास्ट 30 साल से हम लोग डालते हैं. वो परमानेंट स्लाइड था. सो धीरे धीरे करके जो वर्ल्ड इकोनॉमी में थोड़ा कोलैबोरेशन, वर्ल्ड लीडर्स कोलैबोरेट, G7 G20, ये तो समिट में जो जुट के जो काम करना है. आप अगर देखें लेमन ब्रदर्स क्राइसिस के टाइम पे वर्ल्ड वाइड सब लोग मिल के उसको कैसे बाहर आने के लिए, फाइनेंशियल मार्केट का सेव करने के लिए सब मिल के काम किया था. उसके बाद ग्लोबली कोई भी ऐसा चीज़ नहीं हुआ. कोविड के टाइम पे भी ग्लोबली सब लोग एक की तरफ से सोच के जो स्टेप्स ले रहा था टू एंश्योर दैट इकोनॉमिक ग्रोथ रिमाइंस. सो जियोपॉलिटिकल रिस्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम होते जा रहा था एक्चुअली. वी यूज्ड टू से, बट यूक्रेन रशिया वार के बाद वी यूज्ड टू थिंक दैट जियोपॉलिटिकल रिस्क एक्चुअली कुड बी अ नॉर्मल रिस्क ओनली, कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा. अभी जो आया एक्चुअली विच समथिंग नोबडी एक्सपेक्टेड. एंड अगर सिंपल अगर वॉर रहेगा तो भी ठीक है, बट ईरान जो वे दे टुक कॉल्स ऑयल प्राइस में अगर बढ़ाने के लिए जो स्टेप्स लिया एक्चुअली, मूवमेंट ऑफ शिप्स कम हो गया है. और जो फैसिलिटीज़ हैं, जो एनर्जी फैसिलिटीज़ में जो हिट हुआ है इन जीसीसी कंट्रीज, उसके बाद थोड़ा सब लोग डर गए. अगर यही तरीका से यही जो मौसम जो आज के दिन पे है, पहले भी आई रिमेंबर ऑयल प्राइस ग्लोबली बढ़ने के टाइम पे इंडिया का भी कंसर्न था. करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया में वो वीक था, करेंसी का प्रेशर था, ऑयल प्राइसेस का ऐसा एस्टिमेट था एक तरफ से. गोल्डमैन सैक्स का प्रेडिक्शन था 140 से $200 हो जाएगा, वो पीक था. बस उसके बाद 140 भी नहीं है, उसके बाद नीचे आ गया. तब हमेशा मैं देखा एक्चुअली ऐसा जो समय में लोग डर के जो प्रेडिक्शन जो करना शुरू कर देते हैं, वर्स्ट और वर्स्ट आएगा, जनरली वर्स्ट नहीं आता है. सो जो अननोन रहते हैं मार्केट में, कभी भी आप प्रिपेयर नहीं है. ये किसके लिए कोई प्रिपेयर नहीं था एक्चुअली. ये ऐसा वॉर हो सकता है करके कोई भी प्रिपेयर नहीं था. मार्केट वाज नॉट प्रिपेयर्ड. मार्केट में भी एक कहना है, एक्चुअल बिलीफ है ओवर पीरियड में, मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से एक बिलीफ तो हमेशा मार्केट में कभी आपको तेजी के लिए बोल के नहीं आएगा और मंदी भी बोल के नहीं आएगा. जो फॉल जो होता है अभी बोल के नहीं आएगा, कभी किधर से भी आएगा. इसलिए एक नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं, मार्केट का भी हमेशा ऐसे रहता है.
बट ये समय में आप कुछ भी करके आप पैनिक नहीं कर सकते हैं। देयरफॉर ये कल ही आपको डाइजेस्ट कर सकता है, सॉरी सुन सकता है। उसमें जो उसका डाइजेस्ट करके जो निवेश का आप कंटिन्यू रख के करना पड़ेगा, तभी आपको पैसा बनता है मार्केट पे। ये आपको जो इंसिडेंट जो है, इसका थोड़ा सी इकोनॉमी में इम्पैक्ट आता है। इकोनॉमी थोड़ा स्लो डाउन, अगर तेजी का इकोनॉमी रहता है इंडिया में, एक्चुअली विकसित भारत के हिसाब से 7.5% ग्रोथ एक्सपेक्टेशन होता है एक्चुअली। इसके ऑयल की वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट, जो आरबीआई का भी कल पॉलिसी में 6.9% की है, ये ऊपर नीचे कभी होते रहते हैं। दिस समथिंग एवरी इकोनॉमी हैपेंस। आई हैव सीन माय 30 years of my career, multiple scams I have seen, सिक्योरिटी स्कैम्स आई हैव सीन। जो कॉन्फिडेंस जो लोग का था कंप्लीट ब्रोक हो गया था। एंड आई हैव सीन इकोनॉमिक कोलैप्सिंग एंटायर यूरोप, द इकोनॉमिक कोलैप्स। आई हैव सीन इंटरेस्ट रेट्स गोइंग अप 20%। उसमें आप कोई जी नहीं सकता है। अगर गवर्नमेंट का भी बोरिंग है 20% हो गया है, इवन गवर्नमेंट कैन नॉट, लाइक फॉर एग्जांपल यूरोप में बहुत कंट्री, छोटे छोटे कंट्रीज का बहुत नुकसान हो गया था। सो दे ऑल कम बैक नाउ, दे ऑल नाउ कम बैक, बिकॉज जो जो कोई भी जो बड़ा जो प्रॉब्लम जो होता है, अगर पूरा देश के लिए नुकसान करेंगे, जो गवर्नमेंट भी वो टाइम पे देखे इसमें से कैसे बाहर कैसे आना, क्या क्या करना है एक्चुअली, तो पैनिक नहीं करें, पैनिक नहीं करें, पेशेंस रखें। पेशेंस रखना है। लेकिन कितना पेशेंस रखें, क्योंकि बातें जो हैं वो हो रही हैं पर कुछ भी टिक नहीं पा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली एक फैक्टर ऐसा है उसमें जो बहुत वॉलेटाइल है, वो है ट्रम्प फैक्टर। करेक्ट करेक्ट। सो ऐसे में पेशेंस कितना रखना होगा, कितने समय के लिए मुझको अभी आंख बंद करके अपने पोर्टफोलियो को नहीं चेक करना होगा? आपको ये मार्केट में अगर कोई भी इन्वेस्ट किया लास्ट 2 साल से, उनका पोर्टफोलियो देंगे रिटर्न शायद नहीं होगा। आपको उसमें देखिए थोड़ा दुखी हो सकते, मैं गलत किया बराबर सही किया करके ये क्वेश्चन सवाल आ सकता है। यस। ऐसा अगर 2 साल का रिवाइंड करके आप 2 साल का आप छोड़ दो आपने, उसको पहले का आप रिटर्न देखेंगे तो आप बहुत खुश होगा। क्योंकि 21, 20, 23 में इतना रिटर्न आया, 1 साल का 50% रिटर्न आया है, वो भी परमानेंट नहीं है। मैं हमेशा एक बोलता हूँ, एक्सेस कभी भी जो रिटर्न जो आते हैं, वी शुड नॉट गेट टू मच एक्साइटेड, एंड वो कुछ हो के सही यही परमानेंट होगा। सेम में एकदम ज़्यादा से रिटर्न कम हो गया है, वो भी परमानेंट नहीं है। सो मार्केट में हमेशा इक्विलिब्रियम आ ही जाते हैं और देन स्टार्ट गोइंग अप। तो इक्विटी मार्केट में हमेशा यही समझ के चलना है, अगर 3 साल के अगर तेजी रहते हैं, कुछ भी कारण आके, अब पता नहीं कौन सा कारण से मार्केट गिरेगा, कुछ मार्केट में गिरेगा ही। आप कितना भी पैसा आप डालो, कितना भी पावर ऑफ मनी रहते हैं, फंडामेंटल्स ऑलवेज कैच। फंडामेंटल्स कैसे आते हैं एक्चुअली, अगर जीडीपी का स्लो डाउन हो गया है, उसका साथ साथ में कंपनीज का अर्निंग्स भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। सो दिस सिंपल प्रिंसिपल्स, मार्केट ऑलवेज सी स्लेव ऑफ अर्निंग्स है। जो मार्केट में जो तेजी का जो मोह आ जाते हैं, तभी आपको अर्निंग्स का डिस्काउंटिंग देते हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर मंदी के समय आ जाते हैं, जो अर्निंग्स का डिस्काउंटिंग देते हैं गिर जाते हैं। दिस इज वे मार्केट ऑलवेज ऑपरेट्स। अगर ये मार्केट में नाइदर आई कैन प्रेडिक्ट नॉर यू कैन प्रेडिक्ट। आप कौन सा कारण के लिए आया म्यूचुअल फंड में, शॉर्ट टर्म पैसा कमाने के लिए नहीं आया, आप कारण के लिए आया लॉन्ग टर्म में। मेरा जो गोल के लिए सेव करना है, पैसा पहले सेव करना है, और सेव करने के बाद उसमें ठीक से रिटर्न भी आना चाहिए। रिटर्न कभी आपको शॉर्ट टर्म में कभी नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म में आएगा। तर्फोर 2 साल 2-3 साल में जो लोग आए हैं, उनका एक्सपीरियंस किया नहीं है पहले वाला। आई हैव सीन द साइकिल, देयरफॉर मेरे को बोलना ईजी है। बट जो लास्ट 2 साल से उसका मैं बोलेगा तो भी उनको उतना उतना समझेंगे नहीं। दैट आवर जॉब इज टू जस्ट मेक श्योर दैट मार्केट में ऐसे ही मोहम रहते हैं। कभी मार्केट में उल्टा सेल्स होते हैं, तभी कुछ गलत नहीं करना है। कंटिन्यू मेक द इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूसली। अगर पोर्टफोलियो रोज आप देखते रहते हैं, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट डिस्टर्ब्ड, मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ करके। बट एज लॉन्ग एज टेकन द राइट एसेट क्लासेस, विच इज बेसिकली इन इक्विटी राइट एसेट क्लास लॉन्ग टर्म के लिए। अगर 7 साल के लिए लेकिन 10 साल के लिए 15 साल के लिए देखते हैं, इसमें आपको रेंजिंग फ्रॉम 10% to 14% रिटर्न अगर आ गया आपको, यू शुड बी फील एक्सट्रीमली हैप्पी। अगर 10 के नीचे रहेगा तो यू कैन ऑलवेज से दैट क्यों इतना नीचे आ गया, जनरली होता नहीं एक्चुअली। अगर 15 के ऊपर आ गया, वाई एम सेइंग 10 to 14, जीडीपी नंबर जो है अगर 7 है, इन्फ्लेशन से अज्यूमिंग 3 है, 3% इन्फ्लेशन, 10% आपको ये नॉमिनल जीडीपी है, उसको ऊपर 2% पर एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, उतना रखना चाहिए एक्सपेक्टेशन। 2% का एक्सपेक्टेशन? 2% एक्सपेक्ट, नो 10 + 2 दैट मीन्स 12, उतना एक्सपेक्टेशन रखना है, वेलकम ओवर पीरियड ऑफ टाइम। उसको ऊपर जो आते हैं वी शुड ऑलवेज कंसीडर द बोनस। अगर ये माइंड से एक बार बैठ जाते हैं, मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स का जो ये समय में जो मेच्योर्ड वे में जो बिहेव करना है, वो शायद आ सकता है। आई थिंक एज यू एग्जैक्टली मेंशन अबाउट ट्रम्प कार्ड, ये नया रिजिम है, ये नया रिजिम, ये अपने लिए नया, इवन वर्ल्ड के लिए भी नया है, लीडर्स के लिए भी नया है।
पॉलिटिकल लीडर्स को भी नया एक्चुअली, इवन नोबडी वुड एवर सीन लास्ट सो मेनी नंबर ऑफ इयर्स, ये जनरेशन में ऐसे लीडर्स कोई देखा नहीं होगा हु एक्चुअली टॉक समथिंग यूजिंग सोशल मीडियम, कम्युनिकेट इस मैसेज। ये नया वर्ल्ड है एक्चुअली। ये नया वर्ल्ड में अगर हर चीज़ में आई स्टार्ट रिएक्टिंग, हर चीज़ के लिए मैं अगर अगर चिंता करना शुरू करें, इट नॉट एंड एनीवेयर, इट विल बी नो एंड टू दिस एक्चुअली। तब वो इसमें है, समटाइम वी हैव टू इग्नोर इट, नॉइसेस वी हैव टू इग्नोर। मार्केट में हमेशा हम लोग कहते हैं मार्केट नॉइसेस कभी भी ज़्यादा हो जाते हैं, उसमें इग्नोर करना भी जरूरी है। बट आई एम नॉट सेइंग नेग्लेक्ट इट फुल्ली, थोड़ा इग्नोर करके थोड़ा शांति से अगर बैठते हैं, बट दिस फेज ऑल्सो गेट्स, लाइक ओबामा सेज, दिस फेज ऑल्सो विल पास। So this phase, that's a famous statement he used to make actually. सर, आपने अभी क्रूड का जिक्र किया। बर्नस्टीन की एक रिपोर्ट कह रही है कि अगर $90 से ऊपर क्रूड रहता है तो ये कंपनियों के अर्निंग्स पर असर डालता है, जिसका मतलब है, आप भी कह रहे थे, अर्निंग्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, और अगर अर्निंग्स में 2-3% का हिट आता है तो ये ओवरऑल जो है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, इकोनॉमी के लिए, ग्रोथ के लिए, ट्रैजेक्टरी को पूरा जो है ये गड़बड़ा सकता है। ये आ सकता है क्योंकि ऑयल का जो यूसेज है, खाली ऑयल इंडस्ट्री में अकेले नहीं है, जो यूजर इंडस्ट्रीज है, वेदर इट इज ऑटोमोबाइल्स, वेदर केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब में थोड़ा इम्पैक्ट तो आएंगे एक्चुअली। ऐसा नहीं है दैट ऐसे बोल नहीं सकते इसका इम्पैक्ट नहीं आएंगे। ऐसे ही समझ के आपको चलना पड़ेगा। पहले भी एक बार ऑलमोस्ट 7-8 years बैक जो एक्सपेक्टेशन जो था, तभी भी ऐसे ही हम लोग, जो $140 था तभी $200 का जो हो जाएगा टाइप से, तब तभी भी ऐसे ही प्रेशर में आ गया था। देन सम ऑफ द इंडस्ट्रीज उसको क्या कर सकता है, समथिंग डिड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो कॉस्ट इंक्रीज जो है, खाली खाली आज के दिन पे ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं कंपनी खाली अकेले लेंगे, पर धीरे धीरे करके अगर ये सस्टेन हो गया है, अगर ये प्राइस रिमेन फॉर लॉन्गर टर्म अगर हो गया है, तो नेचुरली जो कॉस्ट जो है हैज टू बी शेयर्ड बाय एवरीबॉडी। सभी गवर्नमेंट थोड़ा ले लेंगी, फिस्कल से आएंगे, कभी कंपनी का हिट आएंगे, कभी कंज्यूमर का हिट लेना पड़ेगा। जो बायर सेलर का जो शेयरिंग रेशियो उसमें भी आएगा। इस लाइक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में कभी भी उनको पास ऑन करना पड़ेगा, कॉस्ट इंक्रीज पास ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि उनका भी सर्वाइवल देखना पड़ेगा। तब वो यही मार्केट में हमेशा चलते रहते हैं। एक बार सेटल हो गया है, जो कॉर्पोरेट्स के लिए अगर सेटल हो गया, उसके बाद जो प्राइस रिडक्शन करना है वो जनरली करता नहीं है। लाइक ऑयल प्राइस इंडिया में $95, $100 ओके, तभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कस्टमर किसी भी पास ऑन नहीं किया था, वो पूरा हिट ओएमसी ने लिया था। उसके बाद प्राइस नीचे आ गया, $60 हो गया था, उसका बेनिफिट कंज्यूमर नहीं लिया था, वो कंज्यूमर बेनिफिट कंपनी चला गया था। तो वो कंपनी भी कभी अपने देश में हिट ले लेते हैं, उसके बाद गेन बाद में आ ही जाते हैं। बट हैविंग सेड दैट, आपको जो डायनेमिक, जो ऑयल इंडस्ट्री, एनर्जी इंडस्ट्रीज का अगर डायनेमिक देखते हैं, लास्ट 4-5 साल से गवर्नमेंट जो डिसीजन लिया है, पहले इथेनॉल मिक्स करना नहीं मिक्स करना बहुत चर्चा चलते थे। अभी आप पेट्रोल एंड डीजल में आप इथेनॉल मिक्स कर सकते हैं, आपने 20% तक कर दिया है। उसके वजह से आपका ऑयल का इम्पोर्ट थोड़े से कम हो रहा था। दैट समथिंग वी हैव सीन। सेकंड, अल्टरनेट एनर्जी, इंडिया हैज गॉट अ लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स है। कोल रिजर्व्स में अभी गवर्नमेंट का जो चर्चा चल रहा है एक्चुअली, नॉट ओनली यूज अ कोल फॉर फ्यूल पर्पज इंडस्ट्रीज के लिए, और उसमें कैसे गैस भी निकाल सकता है। दैट समथिंग नाउ इनोवेशन विल कम। सो ड्यूरिंग टफ टाइम हमेशा व्हेनेवर दिस थिंग हैपेंस, जनरली गवर्नमेंट टेक स्टेप्स। नया नया आपने क्या कर सकते हैं। ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये साल ऑलमोस्ट 50,000 कोटी का एक्चुअली ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए बजट लगाया है एक्चुअली ये साल के लिए। ओएनजीएस को बजट दिया है, उनको ऑयल एक्सप्लोरेशन करना है। अपना देश में भी नेचुरल रिसोर्स है, बट उतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया, वो भी हम लोग चालू कर रहे हैं। फाइनली रिन्यूएबल एनर्जी विच इज़ बेसिकली सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, उसमें भी इंडिया का कैपेसिटी बढ़ते जाना है। आई थिंक इंडिया का अगर विजन अगर देखते हैं ना 4-10 साल में, दे वांट टू बी नंबर 1 पावर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। अभी ये सब अगर मिलके देखें, शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रेशर हो सकता है, बट आई थिंक मेरे साथ सस्टेन हो सकता है। आई थिंक शॉर्ट टर्म प्रेशर में वो लाइक यूरोप, अदर कंट्रीज, विल इट बिकम बैड फॉर अस फुल्ली? नो, बट डेफिनेटली विल गो थ्रू सम पेन पीरियड। मेरे हिसाब से प्रॉफिट का इम्पैक्ट आएगा। मेरे हिसाब से स्टॉक प्राइस में अल्टीमेटली मार्केट के लिए एक बड़ा चिंता है, छोटा चिंता है। मेरे हिसाब से छोटा चिंता है, और इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि मार्केट का प्राइस तुरंत इसमें ये जो नेगेटिव जो है उसमें कैप्चर कर लेते हैं। राइट। अब मुझे ये बताइए, आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है, आपने इतने मार्केट के साइकिल्स देखे हैं, तो इन मार्केट के साइकिल से आपने जो सीखा है, जो आप रिटेल इन्वेस्टर को बता सके। एक तो ऐसे ही समझ के चलना पड़ेगा, ये सब नेगेटिव न्यूज़ कभी आते जाएंगे, एंड कभी बड़ा नेगेटिव आएंगे। ये जो अभी जो है बड़ा नेगेटिव न्यूज़ है, कभी छोटा नेगेटिव न्यूज़ आएंगे। इसको ऐसे मार्केट में हमेशा वॉलेटिल रहेंगे। बट अगर उसका देख के अगर मैं इन्वेस्टमेंट का बंद कर दिया है,
then I'll always sit on the fence. कभी मार्केट में फेंस में नहीं बैठना एक्चुअली, और इन द मार्केट लॉन्ग टर्म समझ के करना पड़ेगा. लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन कभी भी चेंज हो सकता है. पीपल से इज 1 ईयर लॉन्ग टर्म, 3 ईयर लॉन्ग टर्म. आप इतना समय के लिए आप लाइफ के लिए देते हैं और रिटायरमेंट के लिए देते हैं. अगर काम अगर ले लिए, कोई भी ऐसे काम नहीं लेते हैं जो 2 साल का काम नहीं लेते. टेक अ जॉब फॉर 30 ईयर्स है. अगर 40 ईयर्स में लेके यू विल वर्क फॉर द एज ऑफ 60. अगर बिजनेस के लिए कर दिया है, यहाँ कोई भी बिजनेस खड़ा नहीं करते हैं एक्चुअली 1 साल 2 साल के लिए, उसको बड़ा करने के लिए कोशिश करें. देयरफॉर आपका समय भी लंबा देना पड़ेगा. दैट्स व्हाट समथिंग आई ऑलवेज से. सेकंड इज अगर असल लोकेशन विच इज नथिंग बट इक्विटी आपको पोर्टफोलियो में जाना होना ही है, बट आपको कंटिन्यूस रहना पड़ेगा. अगर एवरी अपसेल के में रहना पड़ेगा, डाउन सेल में रहना पड़ेगा, तभी आपको जो रिटर्न, जो एक्सपेक्टेशन, जो उस हिसाब से हम लोग इन्वेस्ट करते हैं वो आपको मटेरियलाइज होएगा. देयरफॉर स्टेइंग इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग से एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं. एसआईपी इज नॉट फॉर, एसआईपी इज सेविंग. वेल्थ क्रिएशन एक्चुअली इंसिडेंटल आउटकम, इवेंचुअली इट कम्स. आपको पहले एसआईपी में आपको डिसिप्लिन आना चाहिए सेव करने के लिए. हर महीने में 4,000 रुपया, 5,000 रुपये, 3,000 रुपये निकाल के डालने के लिए आपको हैबिट बनना पड़ता है. वो हैबिट तोड़ना नहीं चाहिए, वो हैबिट रहना चाहिए हमेशा. अगर रिटर्न उसमें कभी आएंगे, अगर आप कंटिन्यू करते रहेंगे, इंटरनेट इन्वेस्ट करते रहेंगे, सेविंग करते रहेंगे, सडनली मार्केट बढ़ने से आपको उसमें पोर्टफोलियो आपको बहुत बढ़ जाता है. और मार्केट गिरने से पोर्टफोलियो में इम्पैक्ट होता है एक्चुअली. पर आपको इतना गेन मिल जाता है कि अगर बुल मार्केट में अगर नहीं रहेंगे, आपको लॉस आने के टाइम आपको संभाल नहीं सकता है. सर लॉस इज एक्चुअली क्वेश्चन. अगर बुल मार्केट में अगर रहेंगे, आपका पैसा बन गया है, उतना आपको ताकत बढ़ जाता है. अगर सब फॉल आ गया, उतना आपको ताकत बढ़ जाता है टू bear the losses. तो ये जो बेयर मार्केट के फेजेस आते हैं ना, तो बहुत सारे लोग कहते हैं अब यहाँ पैसा नहीं बन रहा है, यहाँ से निकल जाते हैं या कुछ दिन रुक जाते हैं, पॉज कर देते हैं. किसी ने मुझे कहा सिप रोक देते हैं और वापस अपना बैंक एफडी कर यही लेते हैं. गलती नहीं करना चाहिए. ऐसा चिंता हो कि आप जो चिंता में बोल नहीं सकते खराब है, और गलत बोल नहीं सकता है. चिंता तो ठीक खरी है, बराबर है, बट जो सोचते हैं एक्चुअली अभी बंद कर लेते हैं. हमेशा एक मैं एक्सपीरियंस में देखा एक्चुअली, अगर बंद कर दिया वापस आने के लिए कोशिश सोचते रहेंगे. अगर फेंस में बैठ गया है, कभी आप सोचते रहेंगे मार्केट गिरेगा तो इन्वेस्ट करेंगे, बढ़ेगा तो इन्वेस्ट. मोस्ट ऑफ द टाइम अभी जो सिल्वर में जो हुआ, जो फेंस सिटर्स मिस्ड आउट फीलिंग इट्स कॉल्ड फियर ऑफ मिसिंग आउट. फियर ऑफ मिसिंग में कभी फंसेगा नहीं. कोई भी इन्वेस्टर्स फियर ऑफ मिसिंग आउट फंसने का नहीं है, क्योंकि कभी भी आपको तेजी में आपको मार्केट में पुल कर देंगे. अगर इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा तो तेजी के मार्केट में आपको आ जाएंगे, मंदी के मार्केट में निकल जाएंगे. वो कभी भी नहीं करना है. मेरे हिसाब से मार्केट में हमेशा रहना जरूरी है. बुल मार्केट में रहना जरूरी है, बैर मार्केट जाना जरूरी है. खाली एक समझ के चलना पड़ेगा अपना देश के लिए. अगर 7 to 8% ग्रोथ जो अपना जो आज के देश के लिए जो नंबर 3 का देश वर्ल्ड में अगर आने के लिए जो स्टेप्स जा रहे हैं, अगर उसमें अगर बिलीफ नहीं है, then we are not supposed to be in the आप market. अभी भी बुलिश हैं इस बारे में? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं आरबीआई गवर्नर ने अपनी पॉलिसी पेश करते हुए उन्होंने भी चिंता जाहिर की है ग्रोथ के नंबर्स को, कैड को लेकर के, वीकनिंग ऑफ रूपी, इंपोर्ट बिल. तब भी आप बुलिश हैं या फिर आपको लग रहा है कि ये साल थोड़ा सा ऐसा रहेगा जिसको हमको बस गुजर देना चाहिए और आगे फिर यही रिपीट होता है. ये कांटो आप जो बोल रहे हैं, हर बार मेरा 32 ईयर्स म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में ये करंट अकाउंट डिपॉजिट में हर 5 साल आता है. करेंसी डिपोजिशन हर 5 साल में आता है, और फिजिकल डिपोजिट कंसेंस हर 5 साल में आता है. उसके बाद वापस जो स्टेप्स लेंगे फिजिकल डिपोजिट कम करने के लिए और करेंसी का बराबर बिहेव करने के लिए, हमेशा होते रहते हैं. ये साइकिल कुछ नया साइकिल नहीं है. ये साइकिल पहले भी आ चुका है, बट एक ही है अपना देश का आज के दिन पे पर कैपिटा इनकम में जो इम्पैक्ट है, रूरल इकोनॉमी जो इन्वेस्टमेंट जो चल रहे हैं गवर्नमेंट का, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्वेस्ट किया है, और एग्रीकल्चर इकोनॉमी एक्चुअली जो अभी आने वाले समय में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. और जो स्टार्टअप कंपनीज के इंडिया में जो इतना बड़ा होते जा रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योरल कल्चर जो आया एक्चुअली, उसमें भी इंडिया एक्चुअली प्रोग्रेसिंग क्वाइट वेल. एंड लास्टली द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो गवर्नमेंट जो रिसेंटली ग्लोबल डिजिटल समिट जो किया था एक्चुअली, टू मेक इंडिया एज अ पावरफुल कंट्री फॉर यूसेज AI. तो इसके साथ प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा. जो नंबर 3 प्लेयर इन द वर्ल्ड, नंबर 3 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, उसमें कोई चिंता नहीं है. कल 1-2 साल 4-5 साल का आगे पीछे हो सकता है, बट मेरे हिसाब से 2047 का जो विकसित भारत को रखा, मेरे हिसाब से वो एडवांस होकर उसके पहले आ जाएंगे. क्योंकि आप कोई भी देश में देखते हैं 6 to 7% जो ग्रोथ, RBI 6.9
ग्लोबली कोई भी देश में तो 6.9% मार्केट है बेरिश है पर इंडिया। बाला से बुलिश है इंडिया पर। हाँ, सब लोग बुलिश होना चाहिए, सब लोग बुलिश होना है, क्योंकि उम्मीद से मार्केट चलता है, होप से मार्केट चलता सर एक चिंता एफआईआईज अप्रैल की अगर मैं केवल शुरुआत के 10 डेज देखूं 40,000 करोड़ प्लस का पैसा वो निकाल गया और ये लगातार उनकी जो है वो पैसा निकालते जा रहे हैं वो वापस कैसे आएंगे आएंगे नहीं आएंगे क्या वजह है कि वो पैसे निकाल रहे हैं। सो उनकी वजह पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि उनका जो लॉन्ग टर्म पैसा बन रहा था, कल इंडिया में बन रहा था। ग्लोबली कोई भी इकोनॉमी यूएस में बन रहा था, यूएस में सब लोग अंडर इन्वेस्टेड था। चाइना और अदर मार्केट में बहुत लोग पैसा डाला था, उसके बाद बहुत नुकसान हो गया था। सो एमर्जिंग मार्केट एलोकेशन में आज के दिन पे चाइना और कोरिया फ्यू अदर मार्केट में लास्ट 2 साल से एलोकेशन बढ़ गया था एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया। ये हमेशा ये लोग एक्टिव एसेट एलोकेशन में रहे, एसेट एलोकेशन फंड मैनेजर ग्लोबली ये टेक कंट्री कॉल। अभी अपना देश में अगर ग्रोथ भी आ रहा है एक्चुअली, बट रिलेटिव परफॉर्मेंस कंपनीज का जो बाहर से जो आते हैं चाइना और अदर मार्केट के लिए वी मे बी लिटिल कॉस्टली फ्रॉम दैट एंगल। बट लास्ट ईयर में ये साल वैल्यूएशन कंफर्ट आ गया है, so they'll also revisit their allocation. Suddenly they can't remain bearish on India for too long. They have to change their view. मेरे हिसाब से 26-27 में वो व्यू चेंज हो सकता है इंडिया का ऊपर, तभी allocations बढ़ सकता है। Therefore that is the time मेरे हिसाब से पर roles अगर reverse हो अर्निंग्स सकता है। पर प्रेशर रहेगा तब भी आपको उम्मीद है कि एफआईआईज वापस आएंगे क्योंकि उनके लिए ये वैल्यूएशन ये भी बहुत नो, मैटर। अर्निंग्स प्रेशर जो है आज के दिन पे ये पता है चले, इट इज नोन, इट इज नॉट समथिंग अनएक्सपेक्टेड, इट इज नॉट समथिंग सरप्राइजिंग। बट एफआईज के लिए हमेशा पैसा नहीं आएगा कि अगर सरप्राइज नेगेटिव एलिमेंट ज्यादा है, देन मेरे हिसाब से उसका पैसा नहीं आएगा। जो हिसाब से जो मार्केट में चल रहा है, अगर 93-95 में रुपी डॉलर में, तभी वो इन्वेस्ट करेंगे, उनको भी फायदा है। दूसरा है एक्चुअली दे ऑलरेडी मेड बिग मनी इन चाइना एंड कोरियन मार्केट, therefore reallocation can happen for India. थर्ड इज यूएस इकोनॉमी कंटिन्यूज टू डू वेल। अगर उधर भी स्लो डाउन अगर हो गया, अगर अपन जो इतना चिंता कर रहे हैं इंडिया के लिए ऑयल की वजह से, इम्पैक्ट इंडिया के लिए तो अपन टॉलरेट कर सकता है। पर सम ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी इंक्लूडिंग यूएस एंड यूरोप, दे विल गो थ्रू टफ टाइम, इवन मिडिल ईस्ट गो थ्रू टफ टाइम। तो अगर वो हिसाब से देखते हैं, इंडिया एक्चुअली इन बेटर स्पॉट, वो रिकग्निशन होएगा तभी ये करंट जो प्रेशर जो है द मोमेंट स्टार्ट फाइंडिंग सम डायरेक्शन, मेरे हिसाब से एफआईएस का रिवर्स ला सकते पहले, बिफोर कमिंग एफआईएस आने के पहले एफडी के इन्वेस्टमेंट आ सकता है। अगर आप बजट में एक अनाउंस किया था एक्चुअली टू गिव टैक्स फ्री स्टेटस, जो 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 डेटा सेंटर में इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में, ग्लोबल डेटा सेंटर अगर इंडिया में सेटअप करें, वो जो इनकम में आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं 20 साल के लिए, दोज सेटअप बिफोर 2027, ऐसा कुछ गवर्नमेंट का बजट में प्रोविजन किया था। उसका शायद ये एनर्जी क्राइसिस के बाद जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो आ गई है, which country is safe? I think मेरे हिसाब से इंडिया would become the safest countries to run the business for तो global कई operations. सारे जो है बड़े बड़े लोग ट्विटर पे सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि इंडिया में अब इंटरेस्ट नहीं है फॉरेन इन्वेस्टर्स का, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे। So उनको भी ऑफ कोर्स यार रिलेटिव में देखते हैं, अगर रिलेटिव टर्म में देखते हैं, हाँ ये हमेशा व्यू तो कुछ चेंज नहीं कर सकता, बट आई थिंक इंडिया ऑलवेज डज वेल आफ्टर पीरियड ऑफ कंसल्टेशन। एज एवरी टाइम हर वही मैं देखा एक्चुअली, मेरा 30 साल के हिसाब से वही देखा एक्चुअली। अगर इंडिया में अगर मार्केट का सेंसेक्स चार्ट भी देखेंगे, हर 3 साल में नया है बनते हैं और लो भी आते हैं वही साल में। ये लो जो है प्रीवियस लो से ज़्यादा है, लो आपको अवॉइड नहीं कर सकते, मार्केट गिरेगा एक्चुअली। जो जो गिरते हैं, इज इट बेटर दैन द लास्ट टाइम फॉल? मेरे हिसाब से इज बेटर दैन लास्ट टाइम फॉल, इज ऑलवेज कीप्स मूविंग अप, इट फॉल्स, इट मूव्स अप, दैट्स द वे मार्केट नया फंक्शंस। हाई कब बनेगा बाला सर। मेरे हिसाब से 26-27 में शायद बन सकता है। आपका आउटलुक ये है कि नए हाई पे हम नजर नया आएंगे? नया है पे 26-27 में आ सकता है। क्यों। बिकॉज ऑफ ऑल दिस डज सेटल डाउन, देन अर्निंग्स का उम्मीद बढ़ जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बैक इन एक्शन, राइट? अभी आप कोई भी एक्शन करेंगे उसका इम्पैक्ट दिखेगा नहीं है। सो एक बार अनसर्टेनिटी निकल गया है, एटलीस्ट सम विजिबिलिटी आ गया है, देन उतना ताकत भी आ जाएगा इन्वेस्ट करने के लिए। उसका इन्वेस्ट भी जो किया लास्ट 2-3 साल से, उसका भी आउटपुट आना शुरू हो जाएगा। जो मैन्युफैक्चरिंग जो नोबडी वुड एक्सपेक्टेड, इंडिया से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग गुड्स वुड बी द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। चाइना +1 के लिए जो इंडिया में जो पहले आ रहा था, टुडे इंडिया इज एक्चुअली प्रोग्रेसिंग क्वाइट वेल। उसको आउटपुट आना शुरू हो जाएगा 26-27 पे। आपने मैन्युफैक्चरिंग एक सेक्टर की बात की, अभी कौन से वो सेक्टर्स हैं जो आपको जिनमें पोटेंशियल दिख रहा है। डिफेंस उसमें से एक हो सकता है, टॉक्ड अबाउट है।
वॉर सिनेरियो की वजह से भी। डिफेंस में भी आप देखेंगे इंडिया हैज प्रोग्रेस्ड क्वाइट वेल लास्ट आई थिंक दैट एनीवे अपना जो ऑपरेशन सिंदूर में जो डिस्प्ले हुआ था दैट इज नथिंग बट इंडिया का जो कैपेबिलिटी जो बिल्ड कर रहे हैं सो उसमें इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं और दूसरा एक्चुअली बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर्स के लिए जो आरबीआई गवर्नर नया आरबीआई गवर्नर आने के बाद जो टाइट रिस्क मैट्रिक्स जो डाला था अच्छा पहले वी आल्सो वांट दिस ओनली कंट्री अगर ज़्यादा भागते हैं उसको कम करने के लिए कोशिश करते हैं थ्रू रेगुलेशन. So I still remember 24-25 में when शक्तिकांत दास was RBI गवर्नर उनको ऐसा सोचना शुरू कर दिया अगर इंडिया 40% क्रेडिट ग्रोथ आते जाएंगे then we will probably end up in a some speed breaker therefore speed breaker लगाना पड़ेगा. So we actually applied speed breaker for our own growth. So that India is most of the countries may not do that. India is only country where they apply speed breaker. उसका वापस ग्रोथ बढ़ाने के लिए जो आरबीआई जो स्टेप्स लिया हुआ है लास्ट 2 साल से is also something is supportive of the banking industries. Therefore उधर भी अगर ग्रोथ आएंगे banking and financial service industry will be one of the hot sectors. Defense sectors as the PSUs, all PSUs are becoming very efficient. So पहले जमाने नहीं है that they are inefficient. Today they are the driver of growth in the economy, whether it is in defense, whether it is on the industrial activities side, whether it is on power. मेरे हिसाब से ऐसा अगर मिलके देखते हैं there are many sectors which can actually do very well. अब मैं बात करूंगी आपके कुछ स्कीम्स की जहां अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला जिसमें एक फ्लेक्सी कैप है, आपका बैलेंस एडवांटेज फंड है, ये टर्न अराउंड आप लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी में क्या किया? और अभी भी जो चिंताएं इसके बीच में क्या आप लोग अपनी स्ट्रैटेजीज कुछ बदलेंगे? क्योंकि फाइनली एक रिस्क टू रिटर्न का Risk जो on, रेशियो yeah. है वो उसको कैसे आपने ये किया and ये जो टर्न अराउंड आपकी स्कीम्स की परफॉर्मेंस में नजर आया? या एक इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में एक हमेशा बोलते रहते हैं रिस्क ऑन रिस्क ऑफ. सो ये जो अनसर्टेन वैल्यूएशन ज़्यादा था तभी थोड़ा अनसर्टेनिटी भी ग्रोथ का अनसर्टेनिटी था अर्निंग्स का एक्सपेक्टेशन कम था तभी रिस्क ऑफ करके इक्विटी का एक्सपोजर कम करके रखा था इन द बैलेंस ऑटोमेटिक फंड इट गॉन डाउन एज लो एज अबाउट 46%. अभी आज के दिन पे 45% हो गया है विच एसेंशियली मीन जो आपको जो मैं जो बोल रहा हूँ शायद टर्न अराउंड हो सकता है इज रिफ्लेक्शन ऑफ आज के वैल्यूएशन के हिसाब से इक्विटी बढ़ाना नहीं बढ़ाना है. सो इक्विटी ने बढ़ा दिया एक्चुअली 50% बढ़ा दिया. सेम वे अगर मार्केट में देखते हैं लार्ज कैप स्मॉल मिड कैप एंड स्मॉल कैप है अगर वैल्यूएशन किधर अट्रैक्टिव है हर जगह पे अट्रैक्टिव है. लार्ज कैप में अट्रैक्टिव आ गई है अट्रैक्टिव लेवल पे आ गई है स्मॉल मिड कैप आ गया स्मॉल मिड कैप भी लास्ट 2 साल से बहुत गिर चुका है. सो एज अ फंड ऑफ फ्लेक्सी कैप फंड पहले अपना लार्ज का एक्सपोजर था 65% वो 60% लार्ज का एक्सपोजर कम करके 50% करके बैलेंस स्मॉल मिड कैप में एलोकेट किया वैसे डायनेमिकली मैनेज दैट्स अ मनी मैनेजर जो कॉल लेते हैं वो लिया है. द सेम वे आप सेक्टर के लिए अगर पूछते हैं लाइक ओएमजी सेक्टर्स इमीडिएटली आफ्टर द ऑयल प्राइस बढ़ने के बाद बहुत गिर गया था एक्चुअली. सो इट बिकम्स एक्चुअली डीप वैल्यू काइंड ऑफ थिंग्स. डीप वैल्यू मालूम पड़ेगा बाद में मार्केट का हमेशा इरेशनल के हिसाब से मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं. So we actually took a contra bet. We took a contra bet on OMCs. We have been taking a contra bet on IT companies. IT companies AI का डरने से बहुत नीचे आ गया. अगर यूएस का करंट जो चिंता जो चल रहा है स्पेशली ऑयल के लेके इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो यूएस का चिंता चल रहा है उसमें AI चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं है. बट इट कैन इवन गेट डिलेड बाय से 1 year इन टर्म AI इम्प्लीमेंटेशन. जो प्राइवेट क्रेडिट मार्केट में यूएस में अभी थोड़ा नाइस चल रहा है उसका वजह से अगर यूएस को उधर इम्पैक्ट आ गया हमारे साथ आईटी कंपनीज में ज़्यादा फोकस आ जाएंगे. इवन टीसीएस का भी जो नंबर आया है ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली बिल्डिंग कैपेबिलिटी ऑन एआई नेक्स्ट राउंड ऑफ वेव. सो आज के दिन पे प्राइस में सबको कंसर्न है वो कॉन्ट्राबेट लेना पड़ेगा समवेयर यू टेक अ कॉन्ट्राबेट ले रहे हैं और आपने लार्ज कैप से थोड़ा सा कम करके मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन बढ़ाया क्योंकि वहां आपको अच्छी प्राइस नजर आ रही थी खरीदारी वाली और ये लॉन्ग टर्म के लिए ये लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं. इसमें मेरा 1 साल के सफर नहीं ले सकता. whenever we buy it for long term it can vary from 3 to 5 years. एक्चुअली अपना पोर्टफोलियो का टर्नओवर भी ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं होता है एक्चुअली वी चर्न द लीस्ट क्योंकि कन्विक्शन के हिसाब से जो हम लोग ले रहे हैं दिस इज समथिंग वी डिस्प्ले ऑन द पोर्टफोलियो आल्सो. अभी कोई अगर 10 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इस मार्केट में तो उनको आप क्या कहेंगे? करना चाहिए? आपने वैसे मुझे पहले कह दिया फेंस पे नहीं बैठना है उतरना है मार्केट में उतरो तो वो अभी इन्वेस्टमेंट करे तो कैसे करे कैसे प्लान करे? एक तो अगर उनको लिए लंबा समय के लिए पैसा है लमसम डाल सकता है लमसम डाल सकता क्योंकि ये मार्केट व्हेनेवर गिरा हुआ ज़्यादा रहते हैं तभी आपको लमसम करने से बेनिफिट भी आ जाएगा. दैट इज नॉट द टाइम टू डू एसआईपी फॉर 1 year. सेम अमाउंट 10 लाख रुपए में बोल सकता है आप एसआईपी 1 साल डाल दो. इज इजी सोल्यूशन. It's a no-brainer. Anybody can give a solution, but that is not solution I'm giving.
अगर 10 लाख रुपए है एटलीस्ट 50-60% आपको ये मार्केट में लमसम डाल सकते हैं. बैलेंस अमाउंट यू कैन डू एसआईपी, यू कैन डू फास्ट ट्रैक एसआईपी, फास्ट ट्रैक एसआईपी. ये मार्केट गिरने का टाइम आपको एसआईपी लंबा समय लगेगा. देन व्हाट हैपेंस इज यू विल व्हेन द रैली कम्स उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा. देयरफॉर मेरे हिसाब से द वे मार्केट के जो मोहम जो चल रहा है इट्स ऑलरेडी डिस्काउंटेड, प्राइस बहुत नीचे आ गई है. मेरे हिसाब से इट इज़ फॉर जो फेंस में जो बैठा है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है. जो ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है he doesn't have much choice but to see his portfolio in red. He doesn't have choice because he has seen green, therefore he is seeing red also. Both will coexist. But उनको उम्मीद के हिसाब से इन्वेस्टमेंट को ऐसे रखना बहुत जरूरी है. अगर उनके पास पैसा है डालने के लिए वो ऐड कर सकता है. ऐसे अगर इसमें अगर 1000 रुपये कर दिया है, अगर आपको ताकत है 2000 भी कर सकता है. बड़ा करना जरूरी है. ओके, सो या आप इन्वेस्ट करो और अगर इफ यू हैव दैट फाइनेंशियल कैपेसिटी उसको बढ़ाओ. ओके, ये बताइए, मैंने 10 लाख का बड़ा फिगर दिया. अब मैं कहूंगी कि कोई ऐसा है जो 5000 की सिर्फ शुरू करना चाहता है, बाला सर, उसको क्या कहेंगे? वो सोच रहा है कि अभी मार्केट में समझ में नहीं आ रहा, जोश मेरा थोड़ा डाउन है, थोड़ा रुक के करता हूँ. एसआईपी में कभी सोचने का नहीं है, टाइमिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आपके पास आपको विजिबिलिटी है, आपको हर महीने में 5000 रुपया आपको निवेश कर सकता है आपके इनिंग्स के हिसाब से. कोई भी है, एंटरप्रेन्योर है और खुद का बिजनेस भी है, अगर एम्प्लॉय भी है, कोई भी है, वो चालू कर देना चाहिए. 5000 से 10,000 से 25,000 से आज के दिन में भी मेरा इंक्रीमेंट आ जाते हैं. इंक्रीमेंट में पूरा कैसे भी लगा देता हूँ क्योंकि वो बिल्कुल पीसफुल इन्वेस्टिंग है. आपका अकाउंट में इतना पैसा रहता है, मेरा पर्सनल बिलीफ है, एक्सपीरियंस है, खर्चा हो जाता है. वो खर्चा होने के बाद वापस वो पैसा नहीं आते हैं आपके पास. इन्वेस्ट करेगा तो आपसे पैसा खर्चा नहीं होता है. अनवांटेड एक्सपेंसेस आपका हो ही जाता है. अगर डिस्काउंट अगर दिया कुछ प्रोडक्ट में, डिस्काउंट के हिसाब से आप खरीदते हैं, यूजेज के हिसाब से खरीदता नहीं है. दरफोर आपको उतना अकाउंट में पैसा रहता है, पैसा निकल जाता है. आपके अकाउंट में पैसा रहते हैं, कोई आके आपसे मांग लिया उधार के लिए, निकाल देना. आपको अगर अकाउंट में पैसा नहीं रहते हैं तो आप बोल भी सकते मेरे पास पैसा नहीं है, बोल सकता है. अगर पैसा रख के आप बोल नहीं सकते मेरे पास पैसा नहीं है, राइट. दरफोर आप उधार में निकल जाएगा. दरफोर मेरे हिसाब से आपका पैसा अगर सेव करना है, अगर विजिबिलिटी है, जस्ट इन्वेस्ट. ओके सर, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन हम आपसे उसका जवाब चाहेंगे. वन लाइनर जवाब, ठीक है? लार्ज कैप या स्मॉल कैप, आज आप क्या चुनेंगे? ये अभी के जो मोह में स्मॉल कैप में आ सकता है. स्मॉल कैप, यू श्योर अबाउट दैट? क्योंकि उसने काफी बैड नेम भी अभी उसको मिला है. ना वो तो हमेशा रहते हैं. वो लव हेट रिलेशनशिप हमेशा नहीं, वो क्या है, सबको लार्ज कैप में बुलिश होना इजी है क्योंकि बड़ा कंपनी बन गया है. बड़ा कंपनी में बुलिश होना इजी है. बड़ा कंपनी रिटर्न देंगे, बट बड़ा कंपनी में रिटर्न थोड़ा कम आएंगे, लार्ज जीडीपी से थोड़ा ज्यादा आएंगे. पर स्मॉल एंड मिड कैप में रिस्क बहुत है. अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं उसमें रिटर्न ज्यादा आ सकता है, ऑलमोस्ट अबाउट 4-5% ओवर एंड द लार्ज कैप. लॉन्ग टर्म, बट पाइन भी आ जाते हैं. सो दैट पाइन आपको पाइन को तो ट्रैवल करना पड़ेगा, सहने की क्षमता होनी चाहिए. बट दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप. ओके, इंडिया या ग्लोबल मार्केट, कहाँ ज्यादा भरोसा है? भरोसा आई थिंक करंट अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखते हैं, आई थिंक इंडिया डेफिनेटली सम ऑफ द ग्लोबल मार्केट में इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने के लिए. विच ग्लोबल मार्केट सर? ग्लोबल मार्केट इज स्पेशली इवन यूएस मार्केट, देयर आर वैल्यू प्ले. यूएस मार्केट में आपको फैंग का अगर अलावा देखते हैं, दैट इकोनॉमी इज डूइंग वेल, देयरफॉर वी कांट इग्नोर यूएस. इवन यूरोपियन इकोनॉमी लास्ट 2 साल से, बट फॉर दिस करंट प्रॉब्लम यूरोप का भी थोड़ा तकलीफ हो सकता है. But they're also coming back. Every country is actually coming back, and China is again coming back. Therefore, investors point of view, again अपना domestic investors के लिए वो opportunity बहुत कम है. Therefore, they should stay focused only on first. They should expose मेरे हिसाब से उनको जो पैसा जो है पहले निवेश इंडिया में करना चाहिए, उसके बाद ग्लोबल की चिंता करना चाहिए. इक्विटी या डेट, अभी किसका वक्त है? नो, डेट इक्विटी डेट दोनों में है मेरे हिसाब से. म्यूचुअल फंड बैलेंस एडवांटेज फंड काइंड ऑफ कैटेगरी आ गया, उसमें डेट भी है, इक्विटी भी है. इक्विटी सेविंग्स फंड है, उसमें भी डेट भी और इक्विटी भी है. मेरे हिसाब से हाइब्रिड फंड ठीक रहेंगे टैक्सेशन के हिसाब से. अगर टैक्स का अगर दोनों कॉमन रहते हैं, इक्वल रहते हैं, देन आई वुड से डेट भी आपको 30-40% एलोकेट कर सकता है क्योंकि मार्केट में अगर गिरना शुरू हो जाए तभी आपको थोड़ा कुशन चाहिए, आपको फॉल के लिए कंट्रोल करने के लिए कुछ पोर्टफोलियो चाहिए. दैट फॉर फिक्स्ड इनकम विल कम इन हैंडी. देयरफॉर कोई भी एलोकेशन आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए. बट अगर एलोकेशन अगर 100 रुपया डालना है, इक्विटी विल टेक अबाउट 60-65%. सो 30-35% में आपको हाइब्रिड फंड मिलके
और डेट फंड भी उसमें देख सकते हैं. से 10% टू द डेट फंड, 25% टू द हाइब्रिड फंड्स, 60% टू द इक्विटी फंड्स. लमसम या सिप? As it stands today, there should be a combination of both. अगर बहुत पैसा है, lump-sum 50% and 50% can be the SIP. वॉर का इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म पेन है या लॉन्ग टर्म हम इसका असर देखेंगे? I think it's a short-term pain. ओके. ऑयल अबव $90, क्या रिस्क सबसे ज्यादा आपको लग रहा है? इन्फ्लेशन या हमारी ग्रोथ के लिए चैलेंजेस होंगे? मेरे हिसाब से ग्रोथ के लिए चैलेंज होंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन फिर भी अपन थोड़ा कंट्रोल कर सकता है, गवर्नमेंट को थोड़ा बैर कर सकता है, ग्रोथ को भी बढ़ा सकता है. एफआईआईज नहीं आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा हम कुछ मिस कर रहे हैं या हम ये ओवर रेट कर रहे हैं? एफआईआईज नहीं आ रहे हैं तो अरे मेरे साथ ज़्यादा उसमें लिए हम लोग चिंता कर रहे हैं. FIs आर स्मार्ट, दे आर श्रूड, कभी अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, दे विल बी द फर्स्ट वन टू कम. देखिए ज़्यादा उसमें चर्चा भी करना चाहिए, चिंता भी करना चाहिए. ओके सर, टू एंड इट ऑल, ए बाला सर का अभी इन्वेस्टमेंट का मंत्र बताइए हमारे व्यूअर्स को. मेरा इन्वेस्टमेंट मंत्र है, आपको एक दो कंटिन्यूस इन्वेस्ट करना चाहिए, और उम्मीद रख के इन्वेस्ट करना चाहिए, और पैशन रख के इन्वेस्ट करना चाहिए. कंटिन्यूस सेव करना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर इज़ ऑलवेज अनसर्टेन. उसका आपको खुद का आपको ठीक से रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से जो करना है, इन्फ्लेशन सब आते जाएंगे, अनसर्टेन बहुत बढ़ते जाएंगे. देयरफॉर उसका सेव करने के लिए आपको मार्केट में निवेश करना बहुत जरूरी है. दैट समथिंग इज माय प्रिंसिपल इज ऑलवेज स्टे इन्वेस्टेड. इक्विटी शुड बी लार्ज कंपोनेंट, asset allocation also is key. और अभी की अनसर्टेनिटी के लिए आपका काम रहने का मंत्र क्या है? क्योंकि अभी सभी लोग घबरा रहे हैं, थोड़ा सभी का जोश थोड़ा सा डाउन हो गया है, उनका जोश अप कीजिए सर. है ना, ये तो इट्स लाइक आई थिंक इंडियंस के लिए आपको टीच करने की जरूरत नहीं, बिकॉज आवर फिलॉसफी वेरी सिंपल. आप इन्वेस्ट करते रहेंगे, उसका हमेशा फल आता है. काम करते रहेंगे, उसका फल आते हैं. ऐसे ही इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्ट करते रहेंगे, उसका फल आते हैं. एक्चुअली फल आ ही जाते हैं. लाइक भगवत गीता सेज, आप काल काम काम करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो, आउटकम को चिंता मत करो, आउटकम आ ही जाएगा. इन्वेस्टमेंट का भी ऐसे ही प्रिंसिपल है. मतलब ये फिलोसफिकल नेचर, इसके लिए कोई बिलीव नहीं करेंगे, बट दैट्स द ओनली प्रिंसिपल इट कैन वर्क. कर्म करो, फल की चिंता फल का नहीं चिंता मत करो. करो. और इसी नोट पर थैंक यू सो मच बाला सर, आपने समय निकाला, बहुत शुक्रिया आपका. सो बाला सर का मंत्र यही है कि इन्वेस्टमेंट करते जाइए, फल की चिंता नहीं कीजिए. ये सारे नॉइजेस आएंगे और इन नॉइजेस को इग्नोर भी करना बहुत जरूरी हो जाता है. सुनिए सब कुछ, इंफॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए, पर हर खबर पर रिएक्ट हमें नहीं करना है, और ऐसे ही पैसा बनेगा. शुक्रिया हमें देखने के लिए. आप अपनी राय सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ. नमस्कार.